यस बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट किए। अभी उनसे रिलेटेड ही कुछ चीजें यार चलती रहेंगी, ठीक है। आज के लेक्चर में छोटी मोटी बातें हैं, लिंक बनाने हमने पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो कुछ बातें अपनी रह गई थी, वर्कआउट आपने थोड़ा बहुत किया होगा, बाकी और करवाएंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया था, और वो कितना आ गया था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। यूनिट इसकी क्या है, जॉल पर कूलम, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, वोल्ट लिख देते हैं ना, जॉल पर कूलम, या फिर यूनिट इसकी क्या लिख देंगे हम, वोल्ट लिख देंगे। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ओके। बाकी चीजें हमने कर ली थी, कर ही रहे थे। बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। पहले हमने क्या डिफाइन किया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अगली बात है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लिखो जी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अच्छा, यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो सकता है, मान लो पोटेंशियल वी है, यहां पे भी हो सकता है, मान लो पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी डेफिनेशन है भाई, लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge. It is defined as the amount of work done per unit charge in bringing the charge from one point to another, ठीक है जी। एक कोई गिवन चार्ज है मेरा क्यू नॉट, उसको अब मैं ए से कहां लेके जा रहा हूं, बी पे लेके जा रहा हूं। कहां से, ए से बी लेकर गया भाई। ए से बी ले जाने में वर्क डन हुआ, मान लो डब्ल्यू, ए से बी गए हैं, ठीक है जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो यार, पोटेंशियल होगा उसको भी किससे डिनोट करना है, वी से। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए उसको भी अब आमतौर पे हम किससे डिनोट करेंगे, वी से करेंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें पता होगा ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पिछले फार्मूला में वी जो था वो पोटेंशियल था, अभी से एक्सप्रेशन में जब बोल ही रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी क्या है यार, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को लेकर गए हो। अगर क्यू नोट को लेकर गए हो तो क्यू नोट डालोगे, अगर क्यू को लेकर गए हो तो क्यू डालोगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया जी, ओके। अब जरूरी है ये भी, इस पे बेस न्यूमेरिकल आते रहेंगे। अगर मैं इसको W इक्वल टू क्यू नोट इंटू वी लिख देता हूं, तो भाई अगर आप ए से बी जा रहे हो, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। वहीं से घुमा दिया, देख, वर्क इक्वल टू Q इंटू वी। अगर Q नोट है तो Q नोट इंटू वी, Q को लेकर गए हो तो Q इंटू वी है। अब यहां पर V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, A और B के बीच में। अब यहां पे नोट करने वाली बात है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ये V, तो यहां तो इसको लिखोगे VA माइनस VB, यहां इसको लिखोगे VB माइनस VA। अब सही क्या है,
भाई अगर आप ए से बी पहुंचे हो तो वर्क डन इक्वल टू लिखा जाएगा Q इंटू वी बी माइनस, ए से बी जाने का वर्क डन है। अगर ये वर्क डन किसका है, ए से बी पहुंचने का वर्क डन है, तो ये होगा Q इंटू वी बी माइनस वी ए। अगर बी से ए आए हो तो ये होगा वी ए माइनस वी बी। देखो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन में फर्क पड़ेगा, लेकिन साइन का फर्क ये वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करते वक्त बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। साइन का फर्क बहुत बड़ा फर्क माना जाता है भाई, बाकी जगह पे चल जाता है, यहां पे बिल्कुल भी नहीं चलता। तो हमने बस ये याद रखना है, अगर ये ए है ये बी है, अगर आप ए से बी जाते हो वर्क डन होता है डब्ल्यू, ठीक है, ए बी, और यहां पोटेंशियल वी ए, यहां पोटेंशियल वी बी है, तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू जिसको लेकर गए हो इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अगर बी से ए जाते हो तो इट विल बी, ये ए से बी पहुंचने का है, अगर बी से ए पहुंचते हो तो इट इज क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। मैंने बोला मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ साइन में जरूर पड़ेगा, तो इसलिए सही ही लिखना है, और साइन का फर्क यहां पे बहुत बड़ा फर्क माना जाता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी, ये याद रखना। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो बोलेगा भाई ये एक पॉइंट ए है, यहां पे है 2 वोल्ट, यहां पर पता नहीं, ठीक है, ए पॉइंट का 2 वोल्ट है, बी पॉइंट का हमें पोटेंशियल पता नहीं, हमें एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, कितना, -2 माइक्रोकूलम। हम -2 माइक्रोकूलम को ए से बी लेकर गए और वर्क डन हुआ मान लो 200 जूल। बी का क्या करो, पोटेंशियल फाइंड करो, जो भी है तुम्हारे सामने अब सिचुएशन दे रखी है। अब बी का पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तुमने तो चुपचाप अपना सिंपल सा क्या लगा लेना है, फार्मूला लिख लेना है, फिर उसके बाद ध्यान से वैल्यू पुट कर देनी है। हमें पता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या है जी भैया, जिसको लेकर गए इनटू वी बी माइनस वी ए लगेगा, क्योंकि बी पे पहुंचे हो। वर्क डन कितने, 200, जिसको लेके गए हो वो कौन है भैया, -2 इंटू 10 की पावर -6। वीबी का पोटेंशियल फाइंड करना है, वीए का पोटेंशियल कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। चुपचाप इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वीबी का पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। चुपचाप मैंने बोला इसको क्या करना है, आराम से सॉल्व करना है, साइन का ध्यान रखना है, अपने आप ही पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यार चीजें बहुत जरूरी वाली हैं, काम आएंगी। अगर मैं कंटिन्यूटी में बोल दूं, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, पोटेंशियल का फार्मूला पॉइंट चार्ज का KQ/R। दूसरे नंबर पर एक पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेट किया कि जी अगर एक पॉइंट है Q, सॉरी कोई भी P, और उस जगह पोटेंशियल है V, तो उस जगह पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को लाकर रख दोगे, लाके रखने का मतलब इन्फिनिटी से ही लेकर आए होंगे, ठीक है, अगर उसको इस जगह पर ऑलरेडी पोटेंशियल V है, कहां से आया कैसे आया खबर नहीं, बस इतना दे दिया, सीधा दे दिया अगले ने 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इस जगह पोटेंशियल V ऑलरेडी गिवन है। तो यार इस जगह पर अगर कोई चार्ज Q रखा जाएगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी कितनी, Q इंटू V आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल होता है
वर्क डन पर यूनिट चार्ज और एनर्जी वर्क डन होती है, ये पहले भी बताया था, Q इंटू वी आ जाएगी। तो ये छोटी सी बात है, बीच में कहीं पे लिख लो कि जी एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज Q when placed at a point where potential is V is given as U is equal to QV, ये याद रखना, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्टिकल को यहां पर पकड़ के रखूंगा तो इसके पास ये एनर्जी है Q इंटू वी, ये इसकी कौन सी एनर्जी है इस वक्त, पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर छोड़ दूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कौन सी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये भागेगा, किधर को भागेगा, मिनिमम एनर्जी अटेन करने की कोशिश करेगा। यानी हर एक पार्टिकल जिसके पास कुछ भी एनर्जी है उसकी टेंडेंसी तो यही होती है ना, जैसे ही मौका मिले वो मिनिमम एनर्जी अटेन करने की कोशिश करता है। हमारे पास एक बॉल है भैया, अर्थ पे पड़ी हुई, अर्थ के सरफेस के ऊपर, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मैंने उसको उठाकर यहां पर पकड़ के रखा हुआ है। भाई जब तक पकड़ के रखा हुआ है तब तक उसमें कितनी एनर्जी है, mgh, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, mgh। या इसको मैं किसी हाइट पे लाके रख दूं तो जब तक वो हाइट पे पड़ा हुआ है तब तक एनर्जी क्या है, mgh। लेकिन उसकी टेंडेंसी तो यही है ना कि वो नीचे गिर जाए और अपनी एनर्जी को क्या कर दे, लूज करे। जब वो गिरता है तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण वो नीचे पहुंच जाता है। जस्ट लाइक दैट, जब तक तो भाई इसको टिका के रखा हुआ है तब तक इसके अंदर ये एनर्जी है। और ये एनर्जी कौन सी मानी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ दोगे तो भागेगा, भागेगा तो वो एनर्जी कौन सी बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी स्पीड निकालने के लिए बोल देता है कि भैया एक चार्ज पार्टिकल था, उसको मैंने एक ऐसी जगह पे लाके रखा जहां पे पोटेंशियल v था, तो उसकी स्पीड निकालो, मास दे रखा होगा। तो भैया स्पीड कैसे निकालोगे, एनर्जी तो उसके पास पहले पोटेंशियल थी, वही थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगी, काइनेटिक बन जाएगी। तो चाहे u इक्वल टू क्यू वी लिखो चाहे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू वी लिखो, एनर्जी उसके पास q इंटू वी रहेगी। अब एनर्जी की जगह मैं हाफ mv स्क्वायर पुट कर सकता हूं, ये छोटा v है भैया, स्पीड है, और ये q इंटू वी है, यहां से क्या निकल जाएगी, इसकी स्पीड निकल जाएगी आसानी से, v स्क्वायर इक्वल टू जो भी है क्यू वी डिवाइडेड बाय m, निकाल ही लो, 2qv डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। वैसे ही करा रहा हूं भाई, ये क्वेश्चंस में काम आएंगी चीजें, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में काम आएंगी। अभी वैसे ही छोटी मोटी मैंने बोला था बातें हैं, ये चलती रहेंगी। तो अभी अभी एक पॉइंट बताया वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, अगर आप ए से बी गए हो, ठीक है। दूसरी बात बताई कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको ऐसी जगह पे रख दो जहां पे पहली पोटेंशियल वी था, तो कितनी एनर्जी है उसके पास, क्यू इंटू वी है, ये याद रखना। एक और बात कि ये पॉइंट है, ठीक है, बस पॉइंट्स ही हैं भाई, अपने पॉइंट्स बना लो, छोटी छोटी बातें हैं, टॉपिक बड़ा नहीं अभी आ रहा। पहले मैंने बोला वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, फिर मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी, दो बातें बताई अभी तक। तीसरी बात, लेट ये कोई पॉइंट है यहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल वी है, मुझे नहीं पता कहां से आया, बस है जैसे यहां था, पोटेंशियल v ऑलरेडी यहां पर है। अब इस जगह पर अगर मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर आता हूं तो उसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का फार्मूला क्या होगा, Q इंटू वी। सब निकले हुए हैं, जो रिजल्ट आए हुए हैं उन्हीं को मिला मिला के कंपाइलेशन दे रहा हूं रिजल्ट की। अगर एक पॉइंट है जहां पे चार्ज पोटेंशियल v है, वहां पे चार्ज पार्टिकल को लाकर रख दो तो उसमें एनर्जी कितनी आ गई, क्यू वी। भाई क्यों आई क्यू वी, क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल को वहां तक लाने में कितना वर्क डन करा होगा,
Q इंटू वी, लेकिन मैंने दोनों बातें अलग अलग करके लिखवाई हैं। यहां क्या लिखवाया कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पार्टिकल Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट where there is some potential V is given as Q into V। याद रखना भाई, आगे मैंने चीजें करानी है कुछ, वहां पे काम आनी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, एक ये भी याद रखो। तो तीन बातें अभी तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का वर्क डन Q इंटू VB माइनस VA। एक पॉइंट है जहां पे ऑलरेडी को पोटेंशियल दिया हुआ है V, वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल Q को रख दोगे तो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा भाई, Q इंटू V। और एक पॉइंट है जहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल दिया रखा है V, वहां तक किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q इंटू V। Q इंटू V में Q क्या है, जिस चार्ज को लेकर आए हो, V क्या है, जो ऑलरेडी उस जगह पे पोटेंशियल था। ओके, अब बेटा जो फर्स्ट फार्मूला है इसके हिसाब से अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी पोटेंशियल V पे है, ये भी पोटेंशियल V पे है, मैं दूसरे चार्ज को A से B लेकर जाना चाहता हूं, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने का वर्क डन जीरो होगा। क्या फार्मूला था वर्क डन का, जिसको लेके गए इंटू VB माइनस VA, क्या आया वर्क डन, VB कितना V, VA भी कितना V, तो वर्क डन कितना भाई V माइनस V, जीरो। याद रख लो, ऐसे दो पॉइंट्स जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी वो सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हो, क्या बोला, अगर दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हो तो उनके बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। वो वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो जी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये सर्कल है जी, सर्कल के सेंटर पर एक चार्ज पड़ा हुआ है Q, और मुझे किसी ने बोला मैं एक दूसरे चार्ज Q नोट को A से B लेकर आया, A से B, उसको लाने का वर्क डन कैलकुलेट करो। तो यार देखो, पहले मुझे एक पे चेक करना पड़ेगा पोटेंशियल कितना है। ये जो गिवन चार्ज है ये सेंटर पे है, सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस सेम आएंगे। जिसको लेके आ रहे हैं उसको बाद में देखते हैं, पहले ए पे पोटेंशियल देखे ना, ए पे पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज का है ना KQ/R। भाई बी पे देख ले, वो भी कितना है KQ/R। भाई सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। यानी सरकमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कर कर लेकर जाओगे तो उसको मूव करने में वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहां पे भी पोटेंशियल सेम है भाई, यहां पे भी पोटेंशियल सेम है। तो यहां से यहां लाने का जो वर्क डन होगा इट विल बी जीरो, बिकॉज दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। कई बार कह देता है कि भैया एक चार्ज पार्टिकल को लेकर मैंने सरकमफ्रेंस पे 4 चक्कर लगाए, टाइम दे देगा, ये देगा, वो देगा, बोलेगा वर्क डन कैलकुलेट करो, तो भैया वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। चाहे 4 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए,
पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा जी। वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जब क्वेश्चंस आएंगे और बताएंगे। ठीक है, फिलहाल याद रख लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी अगर वो सेम पोटेंशियल पर है तो वर्क डन कितना आएगा भाई? 0 आएगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ओके, ये भी हो गया। बाकी फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां पे कराएंगे। एक छोटी सी बात और लिखो, एक टर्म आती होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है जी, एक छोटी सी हेडिंग है, करते हैं डिस्क्राइब, मिस ना हो जाए। आज मैंने बोला छोटी मोटी बातें कराते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी पड़ती हैं। देखो पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो एक जरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का क्या है? एक जरिया है, एक मेथड। ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नाम ही बता रहा है कि दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच पोटेंशियल रिमेन सेम। ये हेडिंग है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। लिखने के लिए मैं ज्यादा इसमें आएगा नहीं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ही करूंगा कुछ बातों को, 2-4 प्रॉपर्टीज बता दूंगा इसकी, बाकी आपको अपने नोट्स वोट्स में से ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला हमने? इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन ही देख लो कि दो सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच the potential remains same। अगर किसी सरफेस के ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो उसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल, अपने पास एक पॉइंट चार्ज है यार, ठीक है, इसके आसपास एक स्फीयर बनाओ। ठीक है, पॉइंट चार्ज है, इसके आसपास स्फीयर बना लिया। स्फीयर सरफेस है ना ये। अब स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे, ये जो सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस जगह पर पोटेंशियल कितना आएगा? KQ/R। तो यार इस जगह पे भी कितना आएगा? KQ/R। स्फीयर के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले लो, जितने मर्जी, पूरे स्फीयर के सरफेस के ऊपर भाई जितने मर्जी पॉइंट ले लो, हर जगह पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, उसके आसपास मैंने एक स्फीयर बना दिया, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, ये अपने आप में क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, कल को क्वेश्चन आ जाता है कि जी पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, तो आपने क्या बोलना है? कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं? दीज आर द कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे होते हैं जी? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, अब देखो ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
लेकिन हाँ ये आपस में बराबर नहीं है इनके पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल कुछ और है V1, यहां पे पोटेंशियल कुछ और है V2। इस सरफेस पे हर जगह V1 है, इस सरफेस पे हर जगह V2 है। यहां पे कुछ और होगा V3, यहां कुछ और होगा भाई V4, लेकिन इस सरफेस पे हर जगह V3 होगा, इस सरफेस पे हर जगह V4 होगा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं भाई? कंसेंट्रिक स्फेयर्स। अच्छा, इन कंसेंट्रिक स्फेयर की खास बात, जो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना इससे चार्ज से, वैसे वैसे इन कंसेंट्रिक स्फेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होते हैं, नेड़े नेड़े, और जहां पे फील्ड वीक है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है जी, वो कुछ फार्मूले आएंगे उससे भी एक्सप्लेन होगा। फिलहाल मैंने क्या बताया, ये कंसेंट्रिक स्फेयर्स क्या हैं? दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये अपने आप में क्या है जी? दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ ऐसे होंगे। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एरोज बाहर को दिखा दो फील्ड लाइंस की। अगर नेगेटिव है तो एरोज अंदर को दिखा दो फील्ड लाइंस की। ठीक है जी। अब अगर बेटा फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? वो होंगे, अच्छा यूनिफॉर्म फील्ड तो बताया था ना, यूनिफॉर्म फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो होंगे प्लेन सरफेसेस, जो कि फील्ड लाइंस के बिल्कुल क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और आपस में भी क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट होंगे। आपस में भी क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट होंगे। तो ये है यार इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड कैसा है यार? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कैसे होंगे? प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइन हमेशा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली ही पास होनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, आगे चल के प्रॉपर्टी भी बताता हूं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड लाइन हमेशा कैसे पास होगी? परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस होते हुए इसके बिल्कुल 90 डिग्री से ये क्रॉस करते हुए निकलेंगी, क्योंकि ये फील्ड यूनिफॉर्म है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? सेम। क्योंकि मैंने बताया अभी जहां फील्ड वीक होता है वहां पे डिस्टेंस बढ़ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और जहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है वहां पे उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। तो यहां पे पास में फील्ड स्ट्रांग है तो पहले दूसरे तीसरे के बीच का डिस्टेंस कम है। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस का कम होता बढ़ता जा रहा है, सॉरी, जैसे जितने नजदीक है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसमें हर जगह इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स होंगे, इक्विडिस्टेंट होंगे जो एक दूसरे के। ठीक है जी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बहुत बातें करने के लिए, लेकिन इसकी एक तो मैंने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर देता हूं। बाकी शेप्स बेटा और भी होती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेगेटिव नेगेटिव पड़े हुए हैं उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो पढ़ने वाली बातें हैं, आप उसको नोट्स में से पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो लंबा ही खिंच जाएगा काम। इसकी प्रॉपर्टीज नाम पता होना चाहिए था, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बोल देता हूं बस। पहली प्रॉपर्टी ये है, वो तो डेफिनेशन से आ गई, कि वो सरफेस जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल क्या रहे? सेम। वो सरफेस
जिसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल क्या रहे, सेम, क्या कहते हैं हम उसको, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है, पहली प्रॉपर्टी की इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। ओके, अब मान लो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अब जब हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा तो किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैं एक पॉइंट से दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो याद कर लो एक प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी दूसरे चार्ज को लेकर जाओगे तो उसको ले जाने का वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होगी अपने आप में, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, दूसरी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तीसरी मैं बता ही चुका हूं कि क्लोजर द इक्विपोटेंशियल, सॉरी, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी मोर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो सकती है, ये तो मैंने पहले भी बता दी ना भाई, जितना पोटेंशियल, सॉरी, जितना फील्ड स्ट्रांग होगा उतने इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक नजदीक होंगे, जितना फील्ड वीक होगा उतने उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चौथी प्रॉपर्टी मान लो हो गई, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। भाई ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो क्योंकि ये पहला है इस पे पोटेंशियल V1 है हर जगह, ये भाई दूसरा है इस पे पोटेंशियल V2 है हर जगह, तो जब कट कर जाएंगे तो एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल आ जाएंगे। ठीक है जी, एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो एक ही पोटेंशियल हो सकता है ना, तो एक पर एक ही हो सकता है, इसलिए कट नहीं कर सकते। बाकी यार इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने यहां पे कराया इसलिए ताकि मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कराऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि अनइंपॉर्टेंट चीज होगी, तो मैंने करा दिया। बाकी इसमें पढ़ने वाली बातें ज्यादा है, उसको अपने जाकर ना नोट्स वोट्स में से पढ़ लेना। ठीक है जी, अब एक और हेडिंग डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगली बात लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बोला छोटी मोटी बातें ही चल रही हैं, अब उस छोटी मोटी बातों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात भी आ गई है। इंपॉर्टेंट सारी हैं, छोटी मोटी पर इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, एज ए डेरिवेशन भी आ जाती है बेटा एग्जाम में। मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, और मान लो मैं इस जगह पर हूं, इस जगह पर मैंने एक दूसरा चार्ज रख दिया Q0। सो लेट दिस इज ए चार्ज, ये Q0 चार्ज यहां पड़ा हुआ है, लिख लो कि लेट अस कंसीडर चार्ज, एक Q0 चार्ज पड़ा हुआ है कहां पे, R डिस्टेंस पे। तो मैंने लिखा एट ए द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q विल बी, हां भाई कितना फोर्स लगेगा इस पे, K Q1 Q2 बाय R² लग जाएगा। ओके, अब ये फोर्स इसको
रिपेल कर रहा है मान लो, ठीक है जी। लेकिन मैं हूं कि मानता ही नहीं हूं, मैं इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मान लो इस चार्ज को ले आया, कितना डिस्टेंस मूव करवाते हुए, dx डिस्टेंस मूव कराते हुए। अब भाई रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट ले आए तो मुझे वर्क करना पड़ा होगा, तो मैंने बोला एट ए इट एक्सपीरियंस फोर्स F इक्वल टू के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर लिख लिया हमने। आगे हमने बोला कि लेट क्यू नोट इज मूव्ड अगेंस्ट F फ्रॉम A टू B अगेंस्ट F आए, ठीक है, थ्रू डिस्टेंस dx। F के अगेंस्ट मूव किया, कितना डिस्टेंस dx, तो जाहिर सी बात है वी हैव टू डू सम वर्क एज इट इज, लिख लेना भाई जैसे करवा रहा हूं, विच इज गिवन एस। हाँ भैया, वर्क इक्वल टू एफ डी एक्स। पिछली बार भैया माइनस का ध्यान नहीं रखा था हमने, ये डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू इक्वल टू ये बनेगा एफ डी एक्स कॉस 180, क्योंकि भाई अगेंस्ट गए हैं ना, फोर्स लग रहा है, इधर लेकर आए हैं, इधर ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो डी डब्ल्यू कितना आना था, माइनस एफ डी एक्स। ओके, ठीक है जी, डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया माइनस एफ डी एक्स। ओके, अच्छा, क्योंकि वर्क छोटा हुआ है, जिस चार्ज को लेकर आए हैं ना, डिस्टेंस छोटा सा है, इसको आर बोला था, तो यार डी एक्स मत बोलो, क्या बोलो, डी आर बोलो, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस कितना मूव कराया मैंने, डी आर मूव करवाया। ओके, और ये जो चार्ज है ये भी चल मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लिया मैंने, ठीक है, चार्ज भी मान लो हमने छोटा ही कर लो, क्यों किया बाद में बताता हूं। चार्ज भी अभी क्या रखो, स्मॉल ही रखो। ओके, तो इसको जो मैंने मूव किया, छोटा सा चार्ज है डी क्यू, इसको मूव किया, वर्क डन ये हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ यार, माइनस एफ की जगह के क्यू डी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर आ गया। अब यहां से मैं डी क्यू नॉट नीचे लेके जा रहा हूं। अब यार मैंने चार्ज को ना छोटा इसलिए किया था क्योंकि वर्क डन डी डब्ल्यू था, तो चार्ज भी डी क्यू रखते हैं, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज मैंने पोटेंशियल लिखना है। ये ऊपर वर्क डन है, नीचे पोटेंशियल है, बना क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको पोटेंशियल लिखूंगा, ये डी क्यू नॉट नीचे चले गया, ये बन गया माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, ध्यान से सुनना, ये चीज इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह तो मैं क्या पुट कर दूंगा, ई पुट कर दूंगा। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो क्या होता है मेरे भाई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। तो भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज की जगह मैं लिखूंगा पोटेंशियल, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं ए से बी तक आया हूं ना, तो ए से बी तक का जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इन्फिनिटी से आते तो पोटेंशियल होता, तो क्योंकि ए से बी था तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी है, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ठीक है, जिसको मैंने डीवी लिखा, सब छोटे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख दिया, डीवी। उम्मीद है समझ लग गया होगा। माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर को ई लिख दिया, ठीक है, इट इज ई, साथ में क्या आ गया, डी आर आ गया, माइनस है ही है, तो अल्टीमेटली ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, बाय दिस इज
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। असली रिलेशन ये है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो बेटा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गई? E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। याद रखनी है भाई, लिखो इसके नीचे एक लाइन, इसके नीचे एक लाइन लिखो जी कि above इक्वेशन सेज दैट, लिखो above इक्वेशन सेज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज इक्वल टू, लिखो जी लिखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज इक्वल टू, the electric field at any place is equal to negative of the potential gradient at that place। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ प्लेस इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ the potential gradient at that place। it is equal to negative of the potential gradient at that place। क्योंकि आपको बता रखा है यार, जब भी कोई चीज विद डिस्टेंस चेंज होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल, सॉरी उसको कहते हैं ग्रेडियंट। अगर मैंने लिखा हुआ है dt बाई डी x डिस्टेंस है, x भी हो सकता है r भी हो सकता है, t टेम्परेचर है, तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर मैंने लिखा है dp बाई डी एक्स, ये प्रेशर है, तो इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये क्या है? dv बाई dr डिस्टेंस है ना, x हो r हो एक ही बात है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या प्रोवाइड करेगा हमें कि भाई डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो इसका मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए प्लेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट प्लेस। ओके, नोट में एक बात और लिखो, द नेगेटिव साइन हियर, द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, तो नेगेटिव साइन here indicates that the electric field at any place is equal to, नहीं, negative sign, sorry, negative sign here indicates that electric field at any place is directed in that direction in which potential decreases। बात को समझना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी प्लेस इज डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब ध्यान से सुनना, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इस तरफ कहीं पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब यार ये पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। अब मैं इधर से उधर जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है।
ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर भाई चलता ही रहेगा। ठीक है, प्योर रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, अगर साइन इग्नोर कर दो, चलो वो तो डायरेक्शन बताता ना, इसको कभी कभी डीवी बाई डी आर भी लिखा जाता है अगर साइन को इग्नोर कर दो। अब कई सिचुएशंस में अब कर भी सकते हैं, वैसे करना नहीं है, माइनस रख के चलो, लेकिन अब कई सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने होते हैं, तो साइन चलो इग्नोर कर भी दो। ठीक है, कभी कभी इसको भी लिखा हुआ पाया जाएगा। एक ही बात है, V पोटेंशियल डिफरेंस, R उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, dV पोटेंशियल डिफरेंस, dr उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, कभी कभी ये V बाय डी ऐसे भी पाया जाएगा। फिर वही बात, V पोटेंशियल डिफरेंस, D उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एक्चुअल रिलेशन यही है, लेकिन अब सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी न्यूमेरिकल में इनका भी यूज हो जाता है, तो घबराना नहीं है, ये भी इसी से बने। हाँ, प्योर रिलेशन यही है आपकी, माइनस डीवी डिवाइडेड बाय डी आर। यहां से हमें यह भी पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम तो चलो पढ़ रखी है हमने। यहां से डीवी यानी वोल्टेज, वोल्ट, डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर, तो यह भी याद रख लो न्यूटन पर कूलम को ही कभी कभी, अब वो वोल्ट मीटर भी बोल देगा, वोल्ट पर मीटर सॉरी, तो पूछ लेगा, कभी कभी वैसे ही पूछ लेते हैं वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। वैसे तो न्यूटन पर कूलम भी यूज करते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर भी मानी जा सकती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात और करें, फिर ये वाली बात खत्म कर देते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर है। अब देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो E जीरो का मतलब माइनस डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो आ गया। चल, माइनस का तो यहां पे अब कोई मतलब बचा नहीं, आगे जीरो ही है भाई। डीवी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, मतलब V की डिफरेंशिएशन क्या हो रही है? जीरो। अब किसी भी चीज की डिफरेंशिएशन जीरो हो, इसका मतलब क्या होता है? V कांस्टेंट होता है। तो मैं बात कर रहा था एक बार कि भाई जहां पे E जीरो हो जाए, अगर E जीरो है तो V इक्वल टू जीरो हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भाई जहां E जीरो हो जाए वहां V अगर होगा तो वो कांस्टेंट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर E जीरो हो जाए, मैं कहता हूं V जीरो हो भी सकता है, लेकिन होगा ही ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हां, जे E जीरो हो गया तब V अगर होगा तो वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इस बात की श्योरिटी। सो दिस वाज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।